Hello and welcome back to my channel. I am रूप सिंह। जैसा कि हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस जो मेरी थी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में थी। मैंने कोशिश की कि अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस करवाऊँ और कोशिश यही थी कि मैं अच्छे से इलेबोरेट भी करूँ। तो आज हम मूव फॉरवर्ड करेंगे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट history of Himachal Pradesh. We people will discuss about the ancient history, how Himachal Pradesh come in the influence of Aryan, which were the oldest tribes in Himachal Pradesh. We will complete all this, but very first I would like to show again the map of India first, क्योंकि जब हम भारत के मैप से शुरुआत करेंगे इसमें जो शुरुआती ही है कि जो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी तो सिंधु घाटी के जो बाहर के क्षेत्र है, मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में भी बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी। गंगा मैदानों के बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर पहले क्या थे, जो गंगा के मैदानों में थे वहाँ कुछ आद्य ऑस्ट्रेलिया और मुंडा भाषी क्षेत्र के लोग रहते थे। और जब सिंधु लोग आए, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हम बात करते हैं, सिंधु लोग जब आए तो उन्होंने जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे कोलार, इनको बाहर निकाल दिया और उत्तर की ओर धकेल दिया इनको। तो उत्तर की ओर जब इनको धकेला गया तो इन्हें ही वैदिक समय में दास दस्यु या निषाद कहा गया था, और वैदिक के उत्तरार्ध में इन्हें किन्नर नागर यक्ष कहा गया, और कोल को ही मुंडा भी कहा जाता है। इन्हें हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासी भी माना जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब मैं डिस्कस करूँगा हल्का सा मैं यहाँ पे पहले वर्णन करूँगा इंडिया के मैप के पर्सपेक्टिव से, और हिमाचल का मैप भी आपको मैं शो करवाऊँगा। बट जो यहाँ से जो एक्चुअल क्या था कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ट्राइब्स आए, कौन यहाँ पे प्राचीन ट्राइब्स थे, कोलार के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दास दस्यु निषाद के बारे में, और ये हमारा शांबर और दिवोदास के बारे में, ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं जाता हूँ इंडिया के मैप में। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। कॉपीराइट के इशू को मैं सबसे पहले बार बार कहता हूँ कि ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैंने कहीं से कोई मटेरियल चोरी किया हो, या किसी के मटेरियल को चोरी करके ये जो नोट्स बनाए हैं, या मैप किसी का कोई हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कोई नहीं, मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। डिफरेंट मेरे इसके लिए सोर्सेज हैं, 2-3 बुक्स से मैं सोर्सेज को रिलाई करता हूँ, उसके बाद मैं मटेरियल तैयार करता हूँ। अभी आप समय के साथ आपको अनुभव होता जाएगा कि कैसे किस तरह से मैं ये जो डेली वीडियोज़ है तैयार कर रहा हूँ। फिर जो है ये कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, क्योंकि वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू से अगेन एंड अगेन कि हम लोग एक जो अपने काम को इतने अच्छे से करें कि जिसमें हमें खुद को कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो कॉपीराइट का इशू आता है तो ये तो मेरे लिए ही दिक्कत क्रिएट करेगा। आपके लिए जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए तो वीडियोस की कमी नहीं है, मटेरियल की कोई कमी नहीं है आज। और मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी ये मटेरियल सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से डाल रहा हूँ कि कम से कम अगर इससे लाखों को बेनिफिट ना हो, अगर इसको एक इन वीडियो से किसी एक को भी बेनिफिट होता है तो स्वतः ही मेरा जो लक्ष्य है वीडियो डालने का वो अपने आप में ही फलीभूत हो जाता है। मेरा सबसे ज़्यादा मकसद यही है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर भारत और पाकिस्तान के हिस्से की बात की जाए तो इंडिया आपको दिख रहा है, पूरा भारतवर्ष है। पाकिस्तान ये वाला एरिया पाकिस्तान है। यहाँ हमारी हड़प्पा सभ्यता होगी, मोहनजोदड़ो हो गया, ये राजस्थान के कुछ पार्ट में है, गुजरात के लोथल में है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक है थोड़ा सा इसका। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि जब प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बाहर भारत में गंगा के मैदानों में रहते थे। गंगा मैदान है हमारा, गंगा नदी निकलती है यहाँ से उत्तराखंड से, हल्का सा ये हिमाचल का बॉर्डर करती है। गंगा नदी तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मैं यहाँ यमुना नदी की बात कर रहा हूँ। यमुना नदी फिर यहाँ गंगा से मिलती है। गंगा नदी का इस तरह से कन्फ्रेंस है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये वेस्ट बंगाल में जा कर के
बांग्लादेश, और यहाँ एक धारा यहाँ से हमारी वेस्ट बंगाल से होकर के हुगली नदी के रूप में, शायद ये जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, फिर से गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर, और मैं यमुना नदी की डिस्कस किया था। ये जो ऊपर से यमुना नदी आती है, ये यहाँ पे हमारे पास इलाहाबाद में से मिल जाती है गंगा से। ये जो गंगा क्षेत्र है, ये सारा गंगा का मैदान है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ झारखंड का हिस्सा और वेस्ट बंगाल। मतलब कहने का क्या है कि जो ये हमारी गंगा नदी का एरिया है, ये पूरा एरिया में सबसे पहले कौन रहते थे? आर्य ऑस्ट्राइल, मुंडा भाषी और कोलार। फिर क्या हुआ, सिंधु घाटी के लोग, जो सिंधु घाटी है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ जैसे का जो एरिया है हमारा सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी का जो यहाँ जैसे वाला एरिया है, यहाँ के जो लोग जब इधर उधर फैलने लगे, उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो उत्तर के जो यहाँ हमारे गंगा मैदान के जो लोग थे, कोलार थे, उनको हिमाचल के लिए कहने के लिए क्या कि उत्तर की ओर भगा दिया। जो हिमाचल प्रदेश, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ओर कहने का तात्पर्य क्या कि उत्तर की ओर भगा दिया। जब उत्तर की ओर भगाए तो हिमालय घाटी में बस गए, और इन्हें ही वैदिक समय में आर्य, दास और दस्यु कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये कि वैदिक काल में इन्हें क्या कहा गया है? दास दस्यु। वैदिक काल के उत्तरार्ध में कहा गया किन्नर, नागर, यक्ष। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इनका जो राजा था, ये शांबर था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। आर्य की अगर बात की जाए, आर्य की दो टुकड़ियाँ आई। दो टुकड़ियों में जो पहली आई वो पामीर की गांठ, पामीर की गांठ है यहाँ पर। पामीर जो सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार है, यहाँ जैसे है, इस जैसी जगह में तिब्बत की गांठ बोलते हैं इसको, पामीर की गांठ बोलते हैं। सबसे बड़ा हमारा ये पठारीय क्षेत्र है। कुछ यहाँ से आए, जो इनकी टुकड़ी आई आर्यों की, आई पामीर से। उसके बाद उन्होंने कश्मीर से हिमाचल में प्रवेश किया, और उस टुकड़ी को खश और क्षत्रिय भी कहा जाता है। ये लोग युद्ध में निपुण थे। और जो आर्यों की दूसरी टुकड़ी थी, वो भारतीय आर्य थे। हिंदू कुश, फिर से वही रेंज है, हिंदू कुश रेंज, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान को जो चलती है। और इन्होंने ही सिंधु घाटी को सप्त सैंधव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है एशिया माइनर और सप्त सैंधव की जो बात की है मैंने यहाँ पे। अगर आदि मानव की बात की जाए तो हिमाचल की पहाड़ियों में जो धरातल में रहते थे, सबसे पहले अगर बात आती है हमारे पास, ये जो यहाँ मैंने थोड़ा सा बताया था कि निवास से पहले मैं बात बता दूं कि आर्यों ने एक जो शाखा थी, ये पामीर से होकर के कश्मीर, हिमाचल आई। इन्हें खास क्षत्रिय नाम दिया गया। यहीं हिमाचल में बस गया, और इन्हें मावी या मावना इनके प्रमुख थे। जो दूसरी थी रेंज, वो आई हैं भारतीय आर्य थे, वो मध्य एशिया से, ईरान से हिंदू कुश होते हुए सिंधु को उन्होंने सप्तसैंधव कहा। दस्यु राजा थे राजा शांभर। राजा शांभर ने बहुत ही विरोध किया, परंतु फिर भी 40 साल तक चले हुए युद्ध में फिर से क्या होगी, हमारे जो शांभर है इनकी हार होगी। और आर्यों के जो किंग थे दिवोदास इनकी इस युद्ध में जीत हो गई उद्ब्रज नामक स्थान पर। आदि मानव की अगर बात की जाए तो ये रहते थे हमारे बाणगंगा, ब्यास घाटी जो कांगड़ा में है। अगर सिरसा घाटी नालागढ़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सिरसा में जो है अवशेष भी मिले हैं और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सिरमौर की मारकंडा घाटी में, मारकंडा घाटी में अगर हम बात की जाए तो यहाँ सिरमौर है, हमारा सुकेती फॉसिल पार्क भी है, जहाँ पे पुराने जो जीवाश्म है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हिमाचल के जो प्राचीन जनपद थे, जनपद के जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे पहले मैं एक लाइन यहाँ कहना चाहता था कि जब ये ऊपर हमारे हिमाचल के इतिहास में ट्राइब्स की बात आई, तो इसमें एक मैंने ट्रिक चलाई थी, ट्रिक रखी थी, DKKNK, दास, और उसके बाद है, एक मिनट में भूल रहा हूँ, मैं अपनी ही ट्रिक खुद ही भूल गया हूँ। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा ट्राइब्स में, लेकिन मैं आज यहाँ पे याद दिलाने के लिए DKKNK, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली प्राचीनतम जनजातियाँ कौन कौन सी थी। तो एकदम से हमारा जो ट्रिक्स के माध्यम से ये क्लियर होगा जब मैं अभी डिस्कस करूँगा, जो जब हम ट्राइब्स के बारे में, हिमाचल के ट्राइब्स के बारे में एक सेपरेट क्लास होगी। उसके बाद है जनजातीय जो गणतंत्र थी, ये जनपद थे। इसे पाणिनि की अष्टाध्यायी में आयुधजीवी संघ के रूप में भी कहा गया है। आयुधजीवी संघ का मतलब है वो ऐसे संघ जो अपनी आजीविका युद्ध से करते थे। औडुंबर हमारा सबसे
जो पुराना जो जनपद की बात की जाए वैसे तो त्रिगर्ता से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले औडुंबर का नाम आता है। औडुंबर जो महाभारत के अनुसार थे, तो महर्षि जो विश्वामित्र थे इनके वंशज थे। इनके जो पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर में इनके सिक्के मिले हैं। अगर सिक्कों की बात की जाए तो ब्राह्मी व खरोष्टी भाषा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो औदुंबरों के सिक्के थे वो किस भाषा में अंकित थे, तो ब्राह्मी और खरोष्टी। औडुंबर और त्रिगर्ता के जो सिक्के हैं ब्राह्मी और खरोष्टी में है, लेकिन कुलूत में जब सिक्के हैं वो चेंज हो गए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिक्कों में महादेव की और नंदी बैल की प्रतिमा पाई जाती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये जो है शैव मत के अनुयायी थे। त्रिगर्ता की यदि बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8वीं-9वीं शताब्दी में सुशर्म चंद्र ने त्रिगर्ता की स्थापना की थी और सुशर्म चंद्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। सुशर्म चंद्र ने ही कांगड़ा का नागरकोट किला बनाया था। कांगड़ा 3 नदियों के संगम, तभी त्रिगर्ता कहा जाता है। 3 नदियों के संगम में ये त्रिगर्ता को भी पाणिनि ने आयुधजीवी संघ कहा था। सिक्के मैंने ऑलरेडी कह लिया कि ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में थे। इसमें 6 प्राचीन जनपदों का उल्लेख मिलता है। कुलूत की बात की जाए, कुलूत कुल्लू का प्राचीन नाम है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन हिमालय राज्य के साथ संधि में किया गया। कुलूत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सिक्कों में लिखा गया है राजनः कुलुतस्य वीर्यश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस सिक्के में अंकित है। इन सिक्कों में अगर एक तरफ भाषा की बात की जाए तो संस्कृत है, दूसरी तरफ खरोष्टी और प्राकृत भाषा है। कुलूत की अगर प्रथम राजधानी की बात की जाए तो नास्थ थी, उसके बाद नग्गर बनी और इसकी राजधानी सुल्तानपुर बनाई गई। मेरा कहने का मतलब है जब हम अब हिस्ट्री, हिमाचल की हिस्ट्री अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग जब सेपरेटली पढ़ेंगे, उस वक्त मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सी राजधानी थी, उसके बाद राजधानी परिवर्तन कहाँ हुआ और किसने किया, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद बात आती है कुलिंद की। कुलिंद सिरमौर, कुल्लू, शिमला, ये जो निचले इलाके हैं इनके निवासी थे। अगर कुलिंदों की बात की जाए तो अर्जुन ने कुलिंद पर विजय प्राप्त की थी और इनको ही कनेथ नाम से भी जाना जाता है। इनके तांबे और चांदी के सिक्के थे, जिसमें एक तरफ प्राकृत भाषा थी और दूसरी तरफ खरोष्टी। दोबारा से एक बार फिर से आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ब्राह्मी और खरोष्टी आयुधजीवी में, ब्राह्मी और खरोष्टी त्रिगर्ता में। उसके बाद जब कुलूत की बात आती है तो कुलूत में चेंज हो गया, तो एक साइड संस्कृत, दूसरी साइड खरोष्टी और प्राकृत। उसके बाद जब हम लोग आते हैं कुलिंदों में, कुलिंदों में हो गए एक तरफ प्राकृत भाषा और दूसरी तरफ खरोष्टी भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सिक्कों में लिखा गया है राजनाहा कुनिंदयासह अमोघ भूतिस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके सिक्कों में क्या अंकित था। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर हम हिस्ट्री की ही बात करेंगे अभी, तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बाह्य आक्रमणों की बात की जाए तो सबसे पहले सिकंदर महान के आक्रमण की बात आती है 326 BC में, 327 में ये आया था। तो ये बात की जाती है ब्यास नदी में बाढ़ आ गई थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सिकंदर को जो है पंजाब में जो राजा पोरस है उससे मिला था कड़ा प्रतिरोध। कहने को ऐसा भी सुनते हैं कि इनके जो सैनिक हैं वो जो है बार बार युद्ध करने से थक गए थे और आगे बढ़ने से उन्होंने मना कर दिया और वहीं से ये वापस चले गए। फिर आती है बात गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त की बात की जाए तो चंद्रगुप्त के जो राज्यपाल थे सेल्यूकस, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के राज्यपाल सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था, जिसने हिमालय के राजा प्रवर्तक से मदद ली थी। मेरा कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक। अशोक जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने 261 में जब वो 261 BC में जब उन्होंने कलिंगा वॉर में उन्होंने जो विजय हासिल की थी, वहाँ खून खराबी देख करके उनका मन जो है परिवर्तन हो गया था, तो उन्होंने धम्म अपना दिया था। अशोक धम्म के नाम से जाना जाता था और उसी के लिए उन्होंने काश्यपगोत, दुंदुभिसर, सहदेव और मूलंक देव को हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रसार के लिए भेजा था। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य आए। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद कुषाण वंश आया।
कुषाण वंश में अगर बात की जाती है, कुषाण का राजा कनिष्क बहुत ही प्रतापी राजा था। इसके समय में तांबे के सिक्के कालका और कसौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त की यदि बात की जाए गुप्ता पीरियड में, समुद्रगुप्त के जो रक्षा मंत्री थे हरिसेन जी, हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ में वर्णन किया है कि हिमालय के जितने गर्वी शासक थे उन्होंने समुद्रगुप्त की सर्वोपरिता बिना किसी युद्ध के स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का भी वर्णन आता है। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस का भी डिस्कस किया था हमने, और विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में भी इन्होंने रामगुप्त और उनकी पत्नी ध्रुवा देवी और चंद्रगुप्त दो की कथा है, जिसमें उन्होंने अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या किया था, शाका जो मंगोल के राजा था उनको मार दिया था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बाद बात आती है, इसी दौरान जो 3 नई शक्तियाँ भी हिमाचल में उभर कर आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भी इनके अलावा जो है सबसे प्राचीन कौन सी शक्ति थी, तो बुशहर, सिरमौर और चंबा। बुशहर को पूछा जाता है, जो तो हमारी सबसे प्राचीनतम रियासत थी वो त्रिगढ़ थी। लेकिन जब उसके बाद जब हमारे भारतवर्ष में इतिहास के बारे में, हमारे हिमाचल के इतिहास में पता चलता है, तो उसमें सबसे जो हमारे उसके बाद लगभग मैं बात करूँगा BC 200 के आसपास की बात है ये। तो इस वक्त हमारे बुशहर, सिरमौर और चंबा क्षेत्र भी अस्तित्व में आए थे। 5वीं शताब्दी में जो होन एक मध्य एशियाई जनजाति थी, इन्होंने होन के जो नेतृत्व में तोरमान और मिहिर गुल ने आक्रमण किया था, और सन 520 ईस्वी में उन्होंने मुल्तान में मगध के बालादित्य और मालवा के यशोधर्मन की संयुक्त सेनाओं को हराया था। उसके बाद बात आती है हमारे पास गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष साम्राज्य आया। हर्ष साम्राज्य 606 ईस्वी में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से मैं हिस्ट्री को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा यहाँ इस वक्त ह्यूनसेन जी आए थे। ह्यूनसेन ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की है। ये कुल्लू भी गए, लाहौल भी गए, सिरमौर भी गए। कुल्लू को उन्होंने कुलूत और क्यूलूत कहा है। लाहौल को, लाहौल के बाद ये जो क्या किया इन्होंने, लाहौल में भी कुछ मेरे, और इन्होंने सिरमौर को शुरू गुना कहा है। और इनके साथ बौद्ध भिक्षु जया गौतम थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके साथ सिरमौर जाते हुए कौन थे साथ, तो ये थे जया गौतम। निर्मंड की प्लेट की बात की जाए, ये तांबे की प्लेट है और यूँ माना जाता है कि यह 7वीं शताब्दी से संबंधित है। इस प्लेट में महासावंत महाराजा बर्मासेन और उनके वंशजों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं अब पहाड़ी राज्यों के लिए अगर केंद्रीय सत्ता या इनके जो है केंद्रीय सत्ता के साथ कैसे संबंध रहे हैं, तुर्की साम्राज्य से अगर संबंध की बात की जाए तो सिंपल, मैं इसको ज़्यादा टिपिकल नहीं करूँगा क्योंकि फिर टिपिकल में इतना डेप्थ में पढ़ने से फिर तो बहुत समय चाहिए। सिंपल है, तुर्क साम्राज्य में सबसे पहले महमूद गजनबी 1009 में इन्होंने नागरकोट पर आक्रमण किया। नागरकोट के शासक उस वक्त जगदीश चंद थे और 1043 तक नागरकोट महमूद गजनबी के कब्जे में रहा। उसके बाद बात की जाती है गुलाम वंश और खिलजी वंश की। इन्होंने पहाड़ी राज्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर बात आती है तुगलक साम्राज्य की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुगलक साम्राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में किया था आक्रमण। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा फिरोज शाह तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले फिरोज शाह तुगलक से पहले इसका डिस्कस करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त जब कांगड़ा के शासक रूपचंद जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हिमाचल से मैदानी क्षेत्रों में आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और आक्रमण करते करते वो दिल्ली पहुंच गए थे, जो फिरोज शाह तुगलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिरोज शाह तुगलक ने 1361 से 1365 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया और राजा रूपचंद को हरा दिया। नागरकोट का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख लिया और वो जो ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकें ले गए। इनका फारसी अनुवाद दलीला फिरोज शाही के नाम से किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इजुद्दीन खालिद खानी ने। उसके बाद बात आती है तैमूर की। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में
राजा मेघचंद था उस वक्त शासक। इन्होंने सिरमौर में भी आक्रमण किया और हिंदूर में भी आक्रमण किया, लेकिन ये माना जाता है कि हिंदूर का राजा आलमचंद था, उन्होंने तैमूर का साथ दिया था। फिर बात आती है मुगल और पहाड़ी राज्य की। मुगल और पहाड़ी राज्यों में भी बहुत काफ़ी एक कन्फ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स है। 3 4 5 आदमी भेजे, मतलब ये ऐसे घुमा देते हैं। मैं सीधा सा 3 4 बातें ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं इसमें कहूँगा। सबसे पहले शेरशाह सूरी के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जब 1526 में बाबर ने दिल्ली में अपना राज संभाला था, उसके बाद उनके जो बेटे थे हुमायूं, हुमायूं 2 लगातार लड़ाई में हार गए। पहली लड़ाई 1539 में चौसा में और 1540 कन्नौज में बुरी तरह से हार गए थे। और ऐसे में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने ख्वाज खान को कांगड़ा भेजा था कि कांगड़ा क्षेत्र को नियंत्रण में ले। लेकिन इसमें इतिहासकारों में मतभेद है कि ये कब्जे में हुआ था या नहीं हुआ था, कि हामिद खान कक्कड़ की देखरेख में ये क्षेत्र संभाल लिया गया था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन हम आएंगे उसके बाद 1556 में जब अकबर ने ताज संभाला, तो सिकंदर शाह उस वक्त क्या थे, जो शेरशाह सूरी के सेनापति सिकंदर शाह थे, वो थे इधर कांगड़ा एरिया में। और ऐसे में अकबर ने सिकंदर शाह को आक्रमण करने के लिए, उन्होंने आक्रमण करना था, तो अकबर जो नूरपुर की सीमाओं में प्रवेश किया था। और राजा भक्तमल जो सिकंदर शाह का समर्थक था, इस अभियान के दौरान अकबर के शिविर नूरपुर के पास था। मेरा कहने का तात्पर्य ये बहुत ही टिपिकल है, क्या भक्तमल भेजा कोई, उसके बाद विधिचंद, जयचंद। सीधा सा 2-3 चीज़ें पॉइंट याद रखने के लिए हैं। सबसे पहला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो जब अकबर ने कांगड़ा किले पर आक्रमण करवाया था, तो उनको ऐसे ही जयचंद पे विद्रोह का संदेह हुआ था और उन्होंने गुलेर के राजा रामचंद को आदेश दिया कि वो जयचंद को पकड़ करके लाएं। फिर क्या हुआ कि जो जयचंद जी के बेटे थे विधिचंद थे, विधिचंद ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उन्होंने एक संगठन किया, लेकिन पूरे संगठन के जैसे विद्रोह किया, उसे भी अकबर ने दबा दिया। उसके बाद बात आती है, मैं सीधा सा जाऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1620 में कांगड़ा किले पे जब कब्जा कर दिया गया। इजी और बिल्कुल सिंपल है। जब 1620 में कांगड़ा किले पर मुग़लों ने अपना कब्जा किया, तो उस वक्त जगत सिंह को भेजा गया था। जगत सिंह और उनके साथी राय रेयान सुंदरदास, इन्होंने जब कांगड़ा किले को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद 1622 ईस्वी में जहांगीर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। और जहांगीर ने जो कांगड़ा में जो नूरपुर नाम, जो इसका धमेरी जो प्राचीन नाम था, उसका नाम नूरपुर कर दिया गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा क्या, ये बहुत ट्रिकी है। ये यहाँ पे 5 6 7 नाम है, तो इनको अगर मैं डिस्कस करने लगूँ तो तब तो इसमें आधा घंटा इसी में लग जाएगा। ये छोटा जैसा जो ये जो आक्रमण का जो समय काल है, ये बहुत ही ट्रिकी है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई इसको फिर से डिटेल में पढ़ने चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं कमेंट में फिर इसका स्पेशली यही एक वीडियो बनाऊंगा, 5 7 10 मिनट का, जितना भी उसमें लगेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी मुग़ल और चंबा। मतलब मुग़ल और चंबा में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि औरंगजेब ने जब मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया, तो छतर सिंह ने उससे ठुकरा दिया था। और यहाँ तक कि छतर सिंह जी ने सोने की मूर्तियाँ चढ़ाई थी, यहाँ पे छतर चढ़ाए थे उन मंदिरों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात आती है हमारे पास सिख और पहाड़ी राज्यों की। सिख और पहाड़ी राज्यों में 2-3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ कहाँ गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो हिमाचल की यात्रा की थी, उन्होंने कांगड़ा की यात्रा की थी, तो लद्दाख, कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर और गढ़वाल क्षेत्र में गए थे। जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, इन्होंने हरिमंदिर साहिब का निर्माण करने के लिए भाई कल्याण को पहाड़ी राज्य से पैसे इकट्ठा करने के लिए भेजा था। छठे गुरु जो थे हरगोविंद सिंह, इनको बिलासपुर के राजा में उपहार स्वरूप कीरतपुर दिया गया था, जहाँ पे कीरतपुर का गुरुद्वारा बनाया उन्होंने।
9वें गुरु तेग बहादुर जी ने मखोबाल गांव में बस गए थे। ये एक भूमि खरीदी थी उन्होंने और यही क्षेत्र बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। और जो हमारे इसके बाद जो बंदा बहादुर जी की बात आई थी, तो बंदा बहादुर के आक्रमण का सामना करने वाला पहला जो पहाड़ी राज्य था ये कहलूर था। इसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड करूँगा गोरखा और पहाड़ी राज्यों की। गोरखा राज्य की अगर बात की जाए तो ये करम प्रकाश जो सिरमौर के राजा से 1793 से 1814 तक इनके शासनकाल में गोरखों ने हिमाचल प्रदेश यानी कि कहूँ कि त्रिगर्ता जो हमारा एरिया है हिमाचल प्रदेश की ओर आना शुरू किया था। और उसके बाद जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वास्तव में गोरखाओं का जो प्रभुत्व यहाँ स्थापित हुआ कांगड़ा में, जो संसार चंद जी ने 1794 में कहलूर पर आक्रमण किया, तो कहलूर के शासक महानचंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद के खिलाफ बुलावा भेजा कि संसार चंद के खिलाफ युद्ध लड़े। और 1803-4 में महल मोरिया में युद्ध हुआ। संसार चंद की इसमें हार हुई। संसार चंद काफ़ी समय तक तो छुप कर रहा अपने कांगड़ा किले में, लेकिन ऐसे में फिर 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि हुई संसार चंद और महाराणा रंजीत सिंह के बीच। उन्होंने संसार चंद जी ने महाराणा रंजीत सिंह की मदद मांगी कि गोरखों को यहाँ से भगा दें और इसके एवज में 66 गांव और कांगड़ा का किला देने के लिए संसार चंद जी ने शर्त रखी। और ऐसे में क्या हुआ, 1809 में फिर से गोरखा रंजीत सिंह जी से हार गए और कांगड़ा किला रणजीत सिंह जी के कब्जे में चला गया। देसा सिंह मजीठिया को इनका इस किले का प्रथम नाजिम बनाया गया। इसके साथ ही गोरखा और ब्रिटिश की अगर पीरियड की बात की जाए तो 1813 के मध्य में यदि बात की जाए तो गोरखों ने तिब्बत और मैदानी इलाके में जो व्यापार था, जो फ्री ट्रेड था, उसको अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। मैदानी व्यापार को जो नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स कतई भी खुश नहीं थे। ऐसे में उन्होंने फिर 1 नवंबर 2000 नहीं 2014 लिख दिया मैंने यहाँ 1814 को। यही होता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कहना सही चाहता हूँ यहाँ से और लिख कुछ और देता हूँ नीचे। सेम स्टोरी है, कई बार बोलने में भी दिक्कत होती है। मैं बार बार कहूँगा कि प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ें और जो मेरी गलतियाँ हैं उनको उजागर करें। जैसे ही आप गलतियाँ उजागर करेंगे तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए और प्रॉपरली थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखूँगा और ध्यानपूर्वक मैं डिस्कस भी करूँगा। तो 1814 1 नवंबर 1814 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ। ब्रिटिशर्स की ओर थे डेविड ऑक्टोलोनी और गिलेस्पी और गोरखा सेनाओं में बल बहादुर थापा देहरादून में, रंजौर थापा रविनगढ़ में और भक्ति थापा मलाउंग किले में, अमर सिंह थापा अर्की में थे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आता है कि भक्ति थापा जी कहाँ मारे गए, तो इसमें आता है कि भक्ति थापा मलाउंग किले में मारे गए थे। गोरखों की हार हुई और 1816 में संगौली की संधि हुई। क्वेश्चन आता है संगौली की संधि में किसने साइन किए थे, तो ये किए थे पेरिस ब्रॉडशॉ ने। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें साइन किसने किए थे। तो इसमें काली नदी से सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र था ये गोरखा ब्रिटिशर्स को छोड़ गए और गोरखाओं को खुद नेपाल भेज दिया गया। अगर बात आती है पहाड़ी रियासतें और ब्रिटिश काल की बात की जाए, जैसे ही हमारे पास 1816 में एंग्लो गोरखा वॉर हुआ, इसमें गोरखा हारे, तो जो गोरखाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के जितने कर भी एरिया कैप्चर किए गए थे वो वापस उन रियासतों के मुखियाओं को दे दिए गए, लेकिन उनको साथ में सनद दे दी गई। सनद एक आज़ादी होती है जिसमें एक आश्वासन दिया गया कि आप अब इससे आज़ाद है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी सनद में कि आपको ब्रिटिश की सर्वोपरिता स्वीकार करनी होगी। सर्वोपरिता में बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रंजीत सिंह के बीच
अमृतसर में संधि हुई। यह एक मित्रता की संधि थी जिससे कि रणजीत सिंह सतलुज के दक्षिण में अपने क्षेत्र को बढ़ाने से रोक लिया गया। उसके बाद बात आती है हमारे पास 9 मार्च 1846 की, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे ये जो मित्रता की संधि जब आगे बढ़ी तो उसके बाद जैसे रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु होगी। उसके बाद 2 युद्ध हुए, एंग्लो सिख वॉर हुए, जिसमें पहले युद्ध में जो सिख हार गए थे, लेकिन जो हमारे पहाड़ी रास्ते से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे ही क्यों कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जो जो लाहौल स्पीति कुल्लू एरिया है ये कब ब्रिटिशर्स के कब्जे में आए। तो ये 1846 में आए, बट आए कैसे ये कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि जब प्रथम एंग्लो सिख वॉर हुआ तो जो पहाड़ी रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की उनने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ विजयी हुए। पहाड़ी रियासतों ने इस एवज़ में वो साथ दिया था कि जैसे 1816 में उनका जीता गया क्षेत्र वापस दे दिया गया था और उन्हें सनद प्रदान की गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स फिर ऐसा ही करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या नीति अपनाई, उन्होंने कोई भी क्षेत्र पहाड़ी रियासतों को वापस नहीं दिया। लेकिन जब 1849-50 को दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ तो इसमें पहाड़ी रास्ते जो हिमाचल की थी उन्होंने सिखों का साथ दिया। सिख बुरी तरह से पराजित हो गए और ये जो पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया, ये पूरा सिख क्षेत्र में ब्रिटिश क्षेत्र में चले गया। 1846 में मंडी और लाहौल कुल्लू, इसकी बात, इसका क्वेश्चन आया है, बार बार पूछा गया है कि कब ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में गए, तो ये गए 1846 में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाली सीरीज। इसके बाद जो एक नई नीति अपनाई गई थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है। नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई 1921 ईस्वी में। ये एक परामर्श और सलाहकार संस्था थी और इसमें जुब्बल के राजा भगत सिंह 1921 से शिमला के पहले निर्वाचित प्रतिनिधि बने। उसके बाद 1933 में राजा दुर्गा सिंह शिमला पहाड़ी राजा के निर्वाचित प्रतिनिधि 1924 से 33 तक रहे थे। सो इट वॉज ऑल फॉर द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो लेक्चर डिस्कस करने का और डिलीवर करने का। मुझे उम्मीद है कि आप भी इसे पसंद करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है, मेरी गलतियों ना देख करके, गलतियां देखनी है और उनको कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करेंगे कि ये गलती है और मैं उन्हें इम्प्रूव करूँगा। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।